रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉनकेव सरफेस। देखो भाई मेरी बात सुनना, ज़्यादा तुम्हारे चैप्टर में पांच टॉपिक के आसपास रह रहे। देखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट 3 रह रहे हैं, 3 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, एक प्रिज्म हो गया और एक लेंस फार्मूला, लेंस मेकर नहीं लेंस फार्मूला हो गया, ठीक है ना। तो 5 टॉपिक है, 3 क्लास मैक्सिमम लूँगा और ख़त्म करूँगा, ठीक है ना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक ही दिन में ख़त्म करूँगा और प्रिज्म भी एक दिन में ख़त्म करूँगा, तो 3-4 क्लास मैक्सिमम लगेंगे तुम्हारी। अब तो भाई देखो रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉनकेव सरफेस, ठीक है ना। तो पहली बात, रिफ्रैक्शन तुम लोगों को पता है, कॉनकेव सरफेस तुमको पता है। कॉनकेव का मतलब होता है क्या जी, आप बोलोगे देखो कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो होता है वो डिसाइड करा जाता है मीडियम की वजह से, कि मीडियम कहाँ भरा हुआ है। आपने बोला ये कैसा सरफेस है, अभी तो पता ही नहीं है कुछ भी, है ना, क्योंकि अभी आपने मीडियम भरा ही नहीं। मैंने कहा देखो भाई अब बताना कौन सा है, कॉनकेव, क्योंकि मीडियम कहाँ है, स्फीयर के बाहर है, ठीक है। ये सारा का सारा ग्लास का रीजन है, ये सारा का सारा एयर का है, इसलिए ये रेयर मीडियम हो गया μ1 और ये डेंसर मीडियम हो गया μ2, ठीक है भाई। ये तो हुई एक बात। चलो जी क्या करना है जी बताते हैं, एक सेकेंड। ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसमें जो पहला केस है इसमें कि आपको जो ऑब्जेक्ट है वो रखना है रेयर में। कहाँ रखना है, रेयर में, और इमेज चाहिए आपको, तो इमेज चाहिए तुमको रियल। देखो मेरी बात सुनना भाई, सीधी सी बात है, वही तो केस बनेंगे जी। ऑब्जेक्ट रखना है रेयर में और इमेज चाहिए आपको रियल। आपने बोला पक्का रियल, चलो देख लेते हैं, रेयर में तो रख के देंगे, पहले इमेज देखते हैं कैसी मिलती है, तुम खुद बता दोगे। मैंने एक काम किया, मैंने ऑब्जेक्ट को रखा पास। अब तुम एक बात अच्छे से समझना, ये बताओ अगर ऑब्जेक्ट से रे चली, पहली रे, रिफ्रैक्शन होगा टूवर्ड्स द नॉर्मल, या मतलब रे बैंड। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है रे का बैंड होना, वो होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। 2 ही केस हो सकते हैं। थोड़ा सा दूर कर लूँ, दूर करने का कारण ये है मुझे चाहिए नॉर्मल, और नॉर्मल बनेगा यहाँ से, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल। अब ये रे ऑब्जेक्ट से चली और वहां पहुंची, ठीक है। ठीक है, यहाँ पहुंच गई। आपने कहा ये हो गया ऑब्जेक्ट O, जिसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है U, ठीक है। अब क्या होगा, आपने बोला देखो जी ये है रेयर मीडियम, क्योंकि ये है एयर, तो ये हो गया रेयर मीडियम, और ये कैसा मीडियम हो गया, ये हो गया डेंसर मीडियम। कोई दिक्कत वाली बात तो ना। अब आप बोलोगे रे जानी चाहिए थी, अगर ये ना होता तो रे जानी चाहिए थी ऐसे, समझ, बिल्कुल सीधी जानी चाहिए थी ना, यहां ऐसे रे चली जाती, लेकिन ये तो है, आप बोलोगे बिल्कुल, तो अवे फ्रॉम या टूवर्ड्स। तुम मेरी बात समझ पा रहे हो ना, पक्का टूवर्ड्स। तो आपने बोला देखो जी रे जानी चाहिए थी सीधी, पर थोड़ी सी ऊपर को बेंड हो जाएगी। समझ में आती है इतनी बात तुमको, पक्का समझ में आती है ना, क्लियर है। अच्छा ये तो हुआ एक केस। तो यार अगर रे ऊपर चली जाएगी, मान लो एक रे तो ये हो गई जो प्रिंसिपल एक्सिस पे जा रही है, एक रे हो गई वो, क्या ये रे और ये वाली रे कहीं मीट कर पाएंगी आगे, नहीं कर पाएंगी। तो अगर ये एक्चुअल में आगे मीट करेंगे ही नहीं, तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, क्योंकि इमेज तो फिर पक्का इधर बनने वाली है। समझे कि नहीं समझे। तो आपने ऑब्जेक्ट, चलो मैं कह दूं फिर भी आपने ऑब्जेक्ट पास ही रखा था, और पास भी ले जाओगे तब भी तो ऊपर कोई जाएगी, मानते नहीं मानते। तो आपने बोला जी ठीक है कि इमेज कैसी बन गई, वर्चुअल। तो थोड़ा दूर रख के देखता हूं ऑब्जेक्ट को। तो आपने कहा जी ऑब्जेक्ट दूर करने का मतलब है कि रे और कम एंगल से आना, काफी दूर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपने यहां से जब ऑब्जेक्ट रखा, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा, तो ये गई रे ऐसे, आपने कहा बिल्कुल गई ऐसे, ठीक है। एक नॉर्मल बनाता हूं, नॉर्मल हुआ आपका कुछ ऐसा, ये हुआ आपका नॉर्मल, ठीक है भाई। ये आपका हो गया नॉर्मल। नॉर्मल जहां मिलता है उसे बोलते हैं सेंटर। चलो अब आपने कहा जी देखो रे जानी चाहिए थी सीधी, अगर ये ना होता, कोई मीडियम ना आता। अब रे क्या होगा, रेयर से गई है डेंसर में, तो टूवर्ड्स नॉर्मल, अब भी ऊपर को बेंड हो रही है। तो मेरी बात समझ रहे हो ना, क्या ये कभी नीचे को बेंड हो पाएगी,
कभी भी ना हो पाएगी। समझे बात, नहीं समझे? क्लियर है बात तुमको? आपने कहा अगर मैं ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास ले लूं, तो अगर आपने ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास लिया तो रह गई ऐसे, ठीक है। अब नॉर्मल है, देखो ये जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन अब भी तो ऐसे थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। तो मेरी बात समझ पा रहे हो ना? तो अब भी तो भाई साहब समझ रहे हो, अब भी तो वो उधर है इधर। तुम मेरी बात समझे कि नहीं समझे? क्या तुमको लगता है कि तुम कहीं भी ऑब्जेक्ट ले लोगे और इतने एंगल से रे हाँ मिल पाएगी? आप बोलो कभी ना मिल पाएगी। अगर रे जैसे कि देखो ये वाली रे नॉर्मल के नीचे है तो भी नॉर्मल की तरफ कोई बेंड होगी। ये वाली रे जो गई है, ये वाली, ये नॉर्मल से ऊपर जा रही थी तब भी नॉर्मल की तरफ को बेंड हुई है। क्या कभी इस प्रिंसिपल एक्सिस वाली रे पर मिल पाएगी? कभी नहीं मिल पाएगी। क्या ये वाली रेज जो हैं रिफ्लेक्टेड एक्चुअल में इससे मिलेंगी ही नहीं, और जब एक्चुअल में नहीं मिलेंगी तो रियल इमेज नहीं बनेगी। क्या तुमको मेरी बात समझ में आई? क्लियर? पक्का? या एक से ज्यादा डायग्राम में समझाना चाहिए था? समझ में आ गया ना एक डायग्राम में? क्लियर है? अच्छा, तो बस इमेज हमेशा कैसी बनने वाली है? वर्चुअल। अगर मैं तुमसे कहूं ऑब्जेक्ट रेयर में यार इमेज बना दो रियल, आप कॉनकेव के लिए इमेज रियल बना ही नहीं सकते, ठीक है ना? तो कॉनकेव सरफेस रियल इमेज फॉर्म्ड नहीं करता। पक्का? पक्का? तो चलो आ जाइए जरा, ठीक है। देखो ये हो गया ऑब्जेक्ट, यहां से चली रे यहां पहुंची, पहुंचने के बाद ये था नॉर्मल, ठीक है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर ये था नॉर्मल तो रे अगर कहूं ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन क्या होगा, थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ को बेंड हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि रेयर से कहां जा रही है? डेंसर। और इसका मीडियम पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। आपने बोला ठीक है, इसको थोड़ा पीछे बढ़ाओगे, क्या यहां मिलेगी? समझ रहे हो ना कौन से वाली? जो डार्क वाली है सॉलिड लाइन जो है, इसको पीछे हटाओगे तो थोड़ा सा नॉर्मल के पीछे आएगी, नहीं आएगी? तो आपने बोला ये हो गई आपकी इमेज। कैसी इमेज बनी? वर्चुअल। ऑब्जेक्ट से एंगल, इमेज से एंगल और नॉर्मल से एंगल, 3 एंगल हो गए। अब सवाल उठता है आई कहाँ और आर कहाँ? यार अब मैं इसको थोड़ा बड़ा करके कैसे दिखाऊं? देखो जी, नॉर्मल है सी वाला जो सेंटर में मिला है, ठीक है। ये है ना नॉर्मल से लेके ये देख रहे हो इंसिडेंट रे, पूरा एंगल जो है बड़े वाला, समझ रहे हो ना भाई? ये तो होगी इंसिडेंट रे, वो हो गई रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो नीचे वाली लाइन है क्या है? नॉर्मल। ऊपर वाली तो इमेज की है, बीच वाली ये जो नीचे वाली है नॉर्मल है। तो एंगल ऑलवेज मेजर फ्रॉम, तो इस हिसाब से नॉर्मल से सॉलिड लाइन तक का एंगल कितना हुआ? एंगल आई, इंसिडेंट एंगल। कोई दिक्कत वाली बात तो ना? और चलो जी हो गया आपका आई। रिफ्रैक्टेड एंगल आपने बोला रिफ्रैक्टेड रे, ये रहा नॉर्मल, तो ये वाला जो एंगल होगा ये कौन सा एंगल होगा? एंगल आर। कोई दिक्कत वाली बात तो ना? पक्का? अब आपने सिर्फ सीधी सी बात है आई आर निकालना है अल्फा की टर्म में, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद आपको पुट करना है। तो आप बोलोगे देखो ये ट्राइंगल की बात करें, पहले तो डालने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डाला, ये कह दूं n, ये कह दूं m, ओके। चलो जी, अब आप मुझे बताइए सबसे पहले रिफ्रैक्शन कितनी बार हुआ है? 2 बार? 1 बार। एक बार रिफ्रैक्शन, तो एक बार रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला मतलब स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ होता है साइन आई अपॉन साइन आर। तो आप बोलोगे रिफ्रैक्शन हुआ है रेयर टू डेंसर, तो फॉर्मूला होगा आपका साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कैसे? 1 से हुआ है 2 में। कोई दिक्कत? आपने बोला सारे के सारे एंगल बहुत छोटे हैं, 3 डेरिवेशन पहले करा चुका हूं मैं, 3-4 डेरिवेशन, सारे के सारे एंगल बहुत छोटे हैं, तो कह दो फॉर स्मॉल आई एंड आर साइन आई किसके बराबर होने वाला है? आई के, और साइन आर किसके बराबर होने वाला है? आर। कोई दिक्कत वाली बात तो ना? तो इस हिसाब से ये इक्वेशन नंबर 1 जो है क्या हो जाएगी आपकी? मैं इक्वेशन नंबर 1 इसे बेवजह कह रहा हूँ, इतने भाव देने नहीं है इसको। ये हो गया आई अपॉन आर बराबर हो गया 1μ2, और 1μ2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? μ2 अपॉन μ1। इसे बोल के बताना क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, तो ऐसे तो लिखेंगे उसको, ठीक है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। आपने बोला क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा μ1 इंटू आई इक्वल टू μ2 इंटू आर, ठीक है जी। अब क्या करें? आई की वैल्यू हो और आर की वैल्यू, तो फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास। तो आपने बोला ठीक है, आई आर को किसकी टर्म में निकालना है? अल्फा बीटा गामा। तो कहता हूं फॉर कैलकुलेशन ऑफ आई,
आई की कैलकुलेशन करो। आपने बोला देखो जी आई, तुम्हें ऐसा नहीं लगता ट्राइंगल NOC में ये आई प्लस एल्फा इक्वल टू गामा, हाँ है ना, एक्सटीरियर एंगल, गामा हुआ एक्सटीरियर, ये हुआ इसको दोनों अपोजिट इंटीरियर, ठीक है ना। तो कह दूं कि गामा बराबर इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा लिया आपने, NOC, ठीक है भाई। तो आप बोलोगे गामा बराबर हो गया अल्फा प्लस आई, तो आई बराबर हुआ गामा माइनस अल्फा, तो आई बराबर हो गया गामा माइनस अल्फा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत वाली बात तो ना। अब मैं निकालता हूं आर की वैल्यू, तो आप आर बराबर क्या बोलोगे, आप बोलोगे देखो जी फॉर कैलकुलेशन ऑफ आर, चलो जी आर को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल हो, आपने बोला देखो आर है इस ट्राइंगल में, यहां ट्राइंगल है ही नहीं, तो आप बोलोगे वर्टिकल अपोजिट। देखो अब देखना, ये बताओ जो ये सॉलिड लाइन है ये पीछे कौन से वाली है, नीचे वाली, बीच वाली या ऊपर वाली, बीच वाली। तो सीधी सी बात है ये और नॉर्मल कौन सा, नॉर्मल सबसे नीचे वाला, तो ये एंगल आर ना होएगा, समझे कि नहीं समझे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये एंगल आर हुआ, हाँ जी हुआ। अब ये किस ट्राइंगल में फंसता है, आपने बोला NIC, तो आप बोलोगे फिर तो R प्लस बीटा इक्वल टू गामा, समझे कि नहीं समझे। तो ट्राइंगल कौन सा लिया, ट्राइंगल NIC, ठीक है। तो आप बोलोगे इस हिसाब से R प्लस बीटा इक्वल टू गामा, तो R बराबर हो गया गामा माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। I की वैल्यू मिल गई, R की वैल्यू मिल गई, अब चाहिए तो सिर्फ अल्फा बीटा गामा, इसमें पुट कर देंगे। आप बोलोगे देखो जी अल्फा बीटा गामा भी बहुत छोटे छोटे एंगल है, ठीक है ना, हाँ हियर अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल एंगल्स। अगर स्मॉल है, छोटे हैं, तो अल्फा किसके बराबर होता है, तो टेन अल्फा के या फिर साइन अल्फा के। अब मैंने तुम्हें बताया था ना यहाँ रे ऑप्टिक्स में कौन सा चूज किया था इस वाले डेरिवेशन में, टेन अल्फा, साइन अल्फा क्यों नहीं किया, आप बोलोगे साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पक्की बात है ना। अगर मैं कहीं भी तुमसे कहूँ परपेंडिकुलर नोन है, नहीं है, हाइपोटेनियस कोई सा भी नोन है, नहीं है, नोन तो सिर्फ हमारे लिए देखा जाए तो ओ के डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, एक तो थोड़ा सा नोन ये हुआ कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये सी सेंटर है तो मतलब ये क्या हुआ हमारे लिए, रेडियस, मानते नहीं मानते, ये भी चलो नोन है, मतलब बेस हमारे लिए नोन है, परपेंडिकुलर अननोन है। अगर साइन की बात करूं, परपेंडिकुलर और किसी भी ट्राइंगल का हाइपोटेनियस दोनों क्या है, अननोन। साइन हमें दोनों कौन सी क्वांटिटी देता है, मतलब अननोन क्वांटिटी देता है, लेकिन टेन क्या देता है, एक अननोन तो दूसरी नोन, तो टेन अल्फा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मुझे अल्फा वाला ट्राइंगल देख के बता दो कैसे करोगे। अल्फा वाला ट्राइंगल है ये, और इस ट्राइंगल को देखो NOM को, कौन से ट्राइंगल से, NOM, समझ गया ना, NOM, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस MO, है ना, तो NM अपॉन MO। NM क्या है, आपने बोला NM तो NM है ही, अननोन है, और ये MO क्या है, आपने बोला M से लेके O तक का डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेफ्ट में तो माइनस, तो माइनस U, कोई दिक्कत वाली बात तो ना। अब हम किसको कैलकुलेट करेंगे, बीटा को, तो बीटा किसके बराबर होगा, लगभग टेन बीटा, और टेन बीटा बराबर होने वाला किसके, परपेंडिकुलर बीटा, बीटा ये रहा इस ट्रायंगल में NIM, ठीक है ना, NIM में, तो परपेंडिकुलर NM अपॉन MI, समझ में आ रही बात, नहीं आ रही, तो NM तो NM है ही, और MI मतलब इमेज डिस्टेंस, लेफ्ट में तो माइनस V, समझे कि नहीं समझे। अब बात करते हैं गामा की, तो गामा किसके बराबर, टेन गामा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस MC, समझ में आया ना। तो आप बोलोगे गामा बराबर हो गया टेन गामा, और जो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर NM अपॉन MC, और NM तो चलो ठीक है, MC किसके बराबर है, आपने बोला M से लेके C तक का डिस्टेंस है रेडियस, तो माइनस के आर। क्या आप मेरी बात समझे नहीं समझे, सारे लेफ्ट में है सब कुछ, तो सारे में क्या रखा है, माइनस माइनस माइनस, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब क्या करोगे, आपने कहा अल्फा ही टेन अल्फा है, तो टेन अल्फा ये है, तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू ही ये होगी, मानते नहीं मानते। तो अब आपने अल्फा भी निकाल लिया, बीटा भी निकाल लिया, और गामा भी निकाल लिया। अब IR में पुट कर दो, तो पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा,
ऑफ अल्फा बीटा गामा इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यहां तक दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। ठीक है। अब आप कहोगे तो इस हिसाब से आई बराबर कितना हो जाएगा? आई बराबर हो जाएगा गामा माइनस अल्फा। तो आई बराबर हो गया, गामा की वैल्यू क्या है? NM अपॉन R माइनस 1। तो आई बराबर हुआ गामा माइनस, यहां है तो माइनस, अब रखो अल्फा, अल्फा क्या है? ये रहा NM अपॉन माइनस यू, माइनस से माइनस गया प्लस हो गया, ठीक है ना। तो आपकी वैल्यू हो गई आई क्या आ गई। अब निकालते हैं आर की वैल्यू। आर की कितनी वैल्यू आएगी? आपने बोला पुट कर दो इक्वेशन सेकंड में, आर बराबर गामा, गामा का मतलब NM अपॉन माइनस आर, और माइनस बीटा, तो माइनस बीटा का मतलब NM अपॉन माइनस वी। कोई दिक्कत तो ना, दोनों इक्वेशन आ गई आई आर की। अब इक्वेशन नंबर थर्ड कह दो इसको मैं। अब इन दोनों कहाँ पुट करना जी? यहाँ ला, हमें तो ये सोल्व करना था, इसमें वैल्यू पुट करनी है, समझे कि नहीं समझे? तो कितना आया? आपने बोला अब आ जाएगा ये μ1 इंटू आई की जगह क्या आएगा? μ1 आई, आई ये रहा NM अपॉन आर माइनस प्लस NM अपॉन यू इक्वल टू, आपने बोला μ2 इंटू आर, μ2 तो μ2 है ही, आर की वैल्यू ये रही, तो μ2 इंटू आर, आर में क्या है? NM अपॉन माइनस आर और प्लस NM अपॉन वी। कोई दिक्कत वाली बात तो ना? ठीक है भाई। अब आप मुझे बताओ, NM कॉमन आएगा, इधर से NM कॉमन आएगा, इधर से NM कॉमन आएगा, और आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कह दूं कि ये सब कुछ खत्म होने वाला है, आपस में कैंसिल आउट, 1 1 बन जाएगा, ठीक है। अब μ1 की कर दो अंदर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आपने बोला ये हो जाएगा μ1 अपॉन आर माइनस प्लस μ1 अपॉन यू इक्वल टू μ2 अपॉन आर माइनस प्लस μ2 अपॉन वी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बोर्ड दिख रहा है ना यहाँ तक? मतलब तुम्हें नहीं, कैमरा, ठीक है। अच्छा, तो ये कह दो कि यहाँ तक दिख रहा है? अरे इसमें दिख रहा है, ये लाइन दिख रही है। हाँ ठीक है ठीक है, ओके। तो आ जाओ जरा। अब मैं तुमसे कहूं कि R वाले एक तरफ, VU वाले एक तरफ, ठीक है। वैसे तुम्हें ये रेयर से डेंसर का फॉर्मूला है ना, रेयर से डेंसर, जरा बताना रेयर से डेंसर का फॉर्मूला क्या होता है? μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। ये किससे? रेयर टू डेंसर। और अगर डेंसर टू रेयर कहूं फॉर्मूला क्या आना चाहिए? बस μ2 की जगह और μ1 की जगह, तो ये फॉर्मूला आना चाहिए μ1 अपॉन वी माइनस μ2 अपॉन यू इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन आर। फॉर्मूला ये आना चाहिए। अच्छा, कब? डेंसर से रेयर, लेकिन हम तो कहाँ है? रेयर से डेंसर। तो ऊपर वाला फॉर्मूला आएगा ना, क्या μ2 के नीचे v है? क्या μ1 के नीचे u है? उसको ले जाओ उधर, समझे कि नहीं समझे? तो फॉर्मूला बनेगा, इसे एज इट इज रखो, तो μ2 अपॉन वी, इसे इधर ले गए तो माइनस μ1 अपॉन यू। ये राइट हैंड साइड मैंने लेफ्ट में लिख दी, कोई दिक्कत थोड़ी इस बात से? चलो जी, ये इधर आ गया। अब मैं कह दूं इसे ले आओ आप इधर, इक्वल टू μ2 अपॉन आर और माइनस μ1 अपॉन आर, हाँ है ना? अब कॉमन ले लो यहाँ से, बता एलसीएम ले लो, तो μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। भाई किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत तो मुझे बताओ, क्या वही रेयर से डेंसर का फॉर्मूला आया कि नहीं आया? पक्की बात है ना? मुझे एक बात आओ, क्या इसमें ऑब्जेक्ट पास या दूर रखने से क्या इमेज रियल बन सकती है? नहीं बन सकती। तो कॉनकेव सरफेस कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता। समझ में आ गई बात? अब मैं एक बार इसमें क्या रखूंगा, इसे ऐसे पलट दूंगा, ऑब्जेक्ट किस में रखना है? डेंसर में, और इमेज देखते हैं कैसी आती है, ठीक है ना? पर इतना समझ में आ गया, रेयर मीडियम से रियल इमेज नहीं आएगी। वैसे तो मैं अभी बता दूं डेंसर से भी नहीं आएगी। तो ये बात ध्यान रखना कि कॉनकेव सरफेस रियल इमेज नहीं बनाता। क्या कोई दिक्कत वाली बात? चलो जी ठीक है, रोकते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉनकेव सरफेस। अरे बेटे हाँ देख लो, तुम क्या लिख रहे? क्या प्रेम पत्र लिख दिया? और चलो, तुम्हारे ऐसे भाग भी नहीं लग रहे मुझे। देखो, रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉनकेव सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू अ लिखने के इन्हें मिलते हैं बेवकूफ़, तुम ही देते हो सालो। रिफ्रैक्शन थ्रू अ, ऐसे ही कहते हैं बेटे, ऐसे ही कहते हैं। नोट से कुछ मिल थोड़ी रहा है,
रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉनकेव सरफेस। कॉनकेव सरफेस हाँ है ना, कॉनकेव ये कॉनकेव सरफेस है। कैसे पता चला? मीडियम बाहर है। मीडियम बाहर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट रखना है डेंसर में। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? डेंसर में। और इमेज कैसे चाहिए जी? चाहिए नहीं कि हमें मर्जी की, देखते हैं कैसी देता है, ठीक है ना। तो चलो ऑब्जेक्ट पहले थोड़ा सा पास रखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट दूर रखेंगे, ठीक है। ये बताओ पहले, चलो दूर ही रख लेते हैं। मैंने ऑब्जेक्ट काफी दूर है और ये काफी पास है। दो केस बनाऊंगा, ठीक है, एक में समझा दूंगा। ये गई रही यहां से यहां। नॉर्मल कहां आएगा? राइट में या लेफ्ट में? मुंह से बोल के बता दो। राइट में, बहुत बढ़िया। तो नॉर्मल हो गया ये। अरे रे नहीं, तुम हाथ से बोल रहे थे ना। अरे तुम हाथ से ही बोलते हो ज़्यादातर। देखो भाई, ये हो गया आपका सुनो सुनो सुनो, अरे आ जाओ। ये हुआ नॉर्मल। अब मुझे एक बात बताना, ये है डेंसर मीडियम, सही बात है ना। और ये कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। कोनो दिक्कत? अब मैं तुमसे कहूं ये रे जो इंसिडेंट रे है, ये जो इस पर इंसिडेंट हुई है, अब क्या होगा? रिफ्रैक्ट होगी, क्योंकि डेंसर से कहां जा रही? रेयर में। तो खुला खुला महसूस करेगी टूवर्ड्स या अवे? अवे। खुल के सांस लेगी। अभी कह रही अब तो मैं एयर में आ गई हूं, तो ये ले एयर में आ गई है, तो ठीक है, अवे हो गई ना भाई। नॉर्मल ये हुआ, अवे चली गई, ठीक है। आपने कहा फिर तो वो आगे कहीं इससे मिलेगी नहीं। अगर मैं इसको कहूं प्रिंसिपल एक्सिस वाली को दूसरी रे मान लूं, तो क्या ये वाली कभी मिल पाएगी? नहीं। तो रियल इमेज के सपने तो भूल जाओ। इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल। और इमेज बन गई ये, ठीक है भाई। यहां इमेज बनी। ये तो हुआ एक केस ऑब्जेक्ट दूर रखने का, ठीक है ना। तो इमेज कैसी बनी? वर्चुअल। मैं कहता हूं जी रियल मिल सकती है क्या? मैंने कहा भाई देख, पास रख के देख ले। तो आपने जब ऑब्जेक्ट को पास रखा, ये ऑब्जेक्ट काफी पास है, ये गया ऐसे, ये हुआ नॉर्मल। अब ये बताओ, अब रे होगी रिफ्रैक्ट टूवर्ड्स या अवे? अवे। तो अवे होगी तो फिर अब और ऐसे चली जाएगी थोड़ी सी और ऊपर को। क्या कभी मिल पाएगी इससे प्रिंसिपल एक्सिस वाली रे से? नहीं मिल पाएगी ना। तो इसका मतलब कॉनकेव सरफेस रियल इमेज नहीं देता। कैसी देता है? सिर्फ वर्चुअल। समझ में आ गई बात तुमको? कोई दिक्कत वाली बात तो ना? तो चाहे आप ऑब्जेक्ट दूर रखो, चाहे आप ऑब्जेक्ट पास रखो, ठीक है। ये मैं तुम्हारा कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं, तुम्हें याद रहनी चाहिए बात, ये कभी दिमाग में डाउट आएगा ही नहीं, ठीक है। तो चलो खैर, आओ जरा। ये हो गया भाई ऑब्जेक्ट O, वो हो गया सेंटर C, ये डाल दिया आपने नॉर्मल, ये हुआ पॉइंट M और वो हुआ पॉइंट N। कोई दिक्कत? ऑब्जेक्ट से एंगल अल्फा, इमेज से एंगल बीटा, नॉर्मल से एंगल गामा, अल्फा बीटा गामा। आई कहां है? आपने बोला इंसिडेंट रे है ये, नॉर्मल है वो, तो ये होगा आपका आई, समझे। आर आपने बोला रिफ्लेक्टेड रे है ये, नॉर्मल है, ये रहा नीचे वाला नॉर्मल, ये हो गया एंगल आर। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, आर का किसी ट्राइंगल में आता है? आपने बोला देखो जी अभी तो नहीं आ रहा, लेकिन देखो अगर हमें आई और आर की कैलकुलेशन करनी है, पहले मैं थोड़ा सा और बताऊं, रिफ्रैक्शन कितनी बार हुआ है? एक बार। तो स्नेल्स लॉ भी कितनी बार? जितनी बार रिफ्रैक्शन उतनी बार स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है, तो रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला होगा आपका साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, कहां से कहां? दूसरे से पहले में, पहले से दूसरे में, तो 2μ1। और इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम बोल के बताना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, पक्का ना। अब मैं कहूं आई और आर बहुत छोटे छोटे एंगल है, पहले बोल चुका ये बात मैं। आई और आर जब बहुत छोटे छोटे एंगल है तो साइन आई किसके बराबर होगा? आई के, और ये किसके? आर के, और ये हो जाएगा μ1 अपॉन μ2। तो कह दूं कि ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो आई इंटू μ2 इक्वल टू आर इंटू μ1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत वाली बात तो ना बेटे? चलो जी ठीक है, यहां तक हमने काम कर दिया। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? आई और आर की। तो आई बराबर देखना इस ट्राइंगल से, देखो ट्राइंगल का नाम लिखता हूं, फॉर कैलकुलेशन ऑफ आई। आप खुद बताओ आई को किस ट्राइंगल की हेल्प से निकालो? NOC, बहुत बढ़िया। तो ट्राइंगल हो गया आपका NOC। आप मुझे बताओ आई बराबर अल्फा प्लस गामा है, तो आई बराबर हो गया अल्फा प्लस गामा, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है ना। अब मैं कहूं फॉर कैलकुलेशन ऑफ आर,
आर के लिए कैलकुलेट करूं अगर मैं, तो कौन से ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी, देखना आर आर आर, एन आई सी, ठीक है भाई। तो ट्राइंगल हो गया एन आई सी। नोट्स में बहुत कुछ लिख रखा मैंने, या तो फटाफट बोल दे जा रहा हूँ, नोट्स में तुम्हें सारी बात मिलेंगी, ठीक है ना, पूरी लैंग्वेज मिलेगी। तो आर बराबर इस हिसाब से कितना हो जाएगा जी, आर बराबर बीटा प्लस गामा, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है भाई। अब क्या करें जी, करना कुछ नहीं, अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल के इन्हें पुट कर दो, आगे आई आर की वैल्यू, फिर आई आर को यहां रख देना, ठीक है ना। तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ अल्फा, कैलकुलेशन ऑफ अल्फा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अल्फा बीटा गामा सब बहुत छोटे छोटे एंगल है, तो अल्फा लगभग किसके बराबर होगा, समझ में आया ना, tan पक्का क्यों होगा, बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन अल्फा कौन से ट्राइंगल में, एन ओ एम में, तो इन ट्राइंगल एन ओ एम परपेंडिकुलर हो गया एन एम और बेस हो गया एम ओ, तो एन एम अपॉन एम ओ, हाँ है ना, और एन एम तो एन एम है ही, तो एम ओ किसके बराबर होगा, आपने बोला एम ओ का मतलब माइनस यू, समझे कि नहीं समझे, अरे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू होता है, इमेज डिस्टेंस वी होता है, और ये आपकी रेडियस है ही, हाँ है ना, तीनों डिस्टेंस समझ में आए। तो आपने बोला एम ओ का मतलब माइनस यू, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा है। ऐसे ही आप बीटा निकालोगे, फॉर कैलकुलेशन ऑफ बीटा, tan बीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका एन एम अपॉन एम आई, बीटा आई है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाँ है ना, और इमेज किधर बनी, लेफ्ट में, तो कैसा होगा माइनस वी। अब आप निकालोगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ गामा, गामा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan गामा, और tan गामा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस एन एम अपॉन एम सी, एन एम अपॉन एम सी, गामा वाले में समझ में आई, बात नहीं आई भैया, गामा तो यहाँ है ना, एम सी राइट में है लेफ्ट में, राइट में, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका एन एम अपॉन एम सी अपने आप में है आर, समझे कि नहीं समझे, तो प्लस वाला आ गया, क्लियर है ना। पिछले में सारे में नेगेटिव आए थे, याद है ना, इसमें सारे, इसमें दो पॉजिटिव नेगेटिव एक पॉजिटिव, आपने कहा ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा, पुट वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है ये, सेकंड एंड थर्ड। अब ये बताओ सेकंड इक्वेशन क्या है जी, आई बराबर है कितना, अल्फा प्लस गामा, और अल्फा बराबर है एन एम अपॉन माइनस यू प्लस एन एम अपॉन आर, हाँ है ना, और इस हिसाब से आर बराबर क्या होता है, बीटा प्लस गामा, तो बीटा होता है एन एम अपॉन वी माइनस के और प्लस एन एम अपॉन आर, भैया गामा की वैल्यू ये ना एन एम अपॉन आर, और ये हो गया बीटा की वैल्यू ये रही, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैंने कहा ठीक है, अब इन दोनों को आई और आर ओ कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इसको पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो भाई आई तो चलो आई नहीं है, म्यू टू तो चलो म्यू टू है ही, आई की जगह क्या आएगा, एन एम अपॉन माइनस यू प्लस एन एम अपॉन आर, हाँ है ना, और ये भाई बराबर म्यू वन इंटू आर, किसके बराबर है, आर ये रहा, एन एम अपॉन माइनस वी प्लस एन एम अपॉन आर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, पक्का। आपने कहा जी म्यू टू, एन एम तो समझ गए ना, कॉमन लिया, इधर से भी कैंसिल आउट हुआ, तो म्यू टू अपॉन माइनस यू प्लस म्यू टू अपॉन आर इक्वल टू म्यू टू अपॉन माइनस वी प्लस म्यू वन अपॉन आर, हाँ है ना। अच्छा मुझे एक बात और बताओ आप जरा, कि रिफ्रैक्शन रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, ये बता दो डेंसर टू रेयर का फॉर्मूला क्या होता है, वंश तो बस ऐसे ऐसे कर रहा था बस, सही है, चलो आ जाओ, सुनो आ जाओ, देखो अब फॉर्मूला ये लाना है आपको, इस फॉर्म पे ध्यान देना, क्या ये म्यू वन अपॉन वी है इसमें, हाँ जी म्यू के वन के नीचे वी है, क्या ये म्यू टू के नीचे यू है, आपने बोला बिल्कुल है, ये प्लस में है तो आप इसको इधर उठा कर ले आओ, तो ये हो गया म्यू वन अपॉन वी, ये माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू, ये उधर आ गया म्यू वन, हाँ ये म्यू टू इधर आ गया, समझे नहीं समझे, आर आपने कॉमन ले लिया, तो म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन यू इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर, भाई समझ में आया। अच्छा मुझे एक बात बताओ ईमानदारी से, अगर आपको एक फॉर्मूला ना याद होता है, फॉर्मूला आपको याद ही नहीं, क्या आप यहाँ के बाद यहाँ एग्जैक्ट पहुँच पाते, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है, तभी आप पहुँच पाओगे, वरना भटकते रहोगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत।
अच्छा, क्या ये फॉर्मूला गलत है ये वाला? नहीं, गलत नहीं है। बस यहाँ तुम्हें पता है कि ये बिल्कुल रेयर टू डेंसर का ऑपोजिट सा हो जाता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? क्या आपको रिफ्रैक्शन के पांचों डेरिवेशन आ गए, 6 के 6 डेरिवेशन, ठीक है ना। कौन कौन से थे? एक तो कॉन्वेक्स के लिए था पहले, तो कॉन्वेक्स से 4 हो गए और कॉनकेव के 2 हो गए। पक्का? पेपर में कौन सा आएगा ये? पेपर में अगर मुझे पता होता कौन सा आएगा वही ना पढ़ा देता। ज्यादातर आता ना वो। ज़्यादातर तो मैं एक बात हूँ, सारे एक से हैं।